1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। जापान के कुदरती भंडार पूरी तरह खाली हो चुके थे। इनके पास दुकानों में खाने पीने के सामान तक नहीं बचे थे। पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, जिस वजह से पेट्रोल आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा था। हिरोशिमा की सड़कों पर अब केवल पैदल चलते लोग, साइकिलें और मिलिट्री की कुछ गाड़ियां ही दिखाई पड़ती थी। 6 अगस्त 1945 की सुबह लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे। बच्चे रोज की तरह अपने स्कूलों में पहुंच चुके थे कि तभी अचानक 7 बजते ही जापानी रडारों ने दक्षिण से आते अमेरिकी विमान को देख लिया। पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए और खतरे के सायरन बजने लगे। इस विमान को हिरोशिमा के मौसम की जानकारी लेने भेजा गया था। जापान में पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उस विमान को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। ठीक 8:15 पर एनोला गे से लिटिल बॉय नाम का एटम बम हिरोशिमा पर गिरना शुरू हुआ। इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य अओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो सीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। हिरोशिमा के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके शहर पर एटॉमिक बम गिरने वाला है, जिससे जमीन का तापमान 7000 डिग्री तक बढ़ गया था और पलक झपकते ही हिरोशिमा के 80,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। ये सुनकर सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठेगा कि आखिर क्यों गिराया अमेरिका ने ये बम। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे एटॉमिक बम की कहानी। Takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जो मानव इतिहास का सबसे खूनी युद्ध था, जो 1939 से 1945 तक चलता रहा। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी दुनिया 2 भागों में बट गई थी, जिसमें 2 पार्टियां शामिल थी। एक्सिस पार्टी, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल था, और एलाइड पार्टी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी इसमें शामिल था। वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग 100 मिलियन लोगों ने भाग लिया था, जिसमें से 50 मिलियन लोग मारे गए थे। माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 की चिंगारी भड़क चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी की हार के बाद एलाइड पार्टीज ने जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। वर्साई की संधि एक ऐसा समझौता था जिसने जर्मनी के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया। 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ और जर्मनी पर वर्साई की संधि थोप दी गई। इस संधि के तहत जर्मनी पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि जर्मनी 1 लाख से ज्यादा की सेना और 15,000 से ज्यादा की एयरफोर्स नहीं रख सकता था। जर्मनी ने अपनी 13% जमीन और 12% आबादी एलाइड पार्टीज के हाथों खो दी। ये जमीन जर्मनी के लोहा और कोयला उत्पादन का 48% हिस्सा थी, जो जर्मनी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा थी। इस अपमानजनक संधि से जर्मनी बौखलाया हुआ था, जिसे हिटलर ने भयानक आग का रूप दे दिया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर ने जर्मनी के लोगों से वादा किया कि वो जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाएगा, और उसने खुले तौर पर वर्साई की संधि का विरोध किया और गुप्त तरीके से जर्मनी की सेना और हथियारों को बढ़ाने का काम किया। इसके बारे में ब्रिटेन और फ्रांस को पता था। 1939 में जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। पोलैंड पर आक्रमण के बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी भी वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की एंट्री नहीं हुई थी। फिर 1940 में जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया। न सिर्फ फ्रांस बल्कि लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम पर भी कब्जा कर लिया। इसके बाद जर्मनी ने फ्रांस में अपनी कठपुतली सरकार बिठा दी और कुछ महीने बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर भी आक्रमण कर दिया। हिटलर को उम्मीद थी कि 1940 में जर्मनी की फ्रांस पर जीत के बाद ब्रिटेन शांति समझौते की बात करेगा, लेकिन ब्रिटेन युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी को एयरफोर्स रखने पर प्रतिबंध था, लेकिन 1940 तक जर्मनी के पास दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स थी। इस युद्ध में ब्रिटेन ने 900 से ज्यादा विमानों को खो दिया, लेकिन लगभग 1700 से ज्यादा जर्मनी विमानों को मार गिराया, जिसके बाद जर्मनी ने हमले करना बंद कर दिए। लेकिन तब तक ब्रिटेन ने जर्मनी की एयरफोर्स को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। लेकिन अब हिटलर से सबसे बड़ी भूल होने वाली थी। 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। इस टाइम हिटलर की जर्मनी यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर चुकी थी। अब यूरोप के अंदर जो सबसे बड़ी कंट्री बची थी वो थी सोवियत यूनियन। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले सोवियत यूनियन के साथ संधि कर ली थी
कि जर्मनी और सोवियत यूनियन एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। इसलिए जब जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा करना शुरू किया तो दूसरी तरफ से सोवियत यूनियन ने भी पोलैंड पर कब्जा करना शुरू किया। लेकिन 1940 में जब हिटलर ने फ्रांस को हरा दिया और यूरोप के ज्यादातर हिस्से अब जर्मनी के साथ थे, तब हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला करने का सोचा, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर 3 दिशाओं से हमले करने का सोचा, जिसमें आर्मी ग्रुप नॉर्थ का काम था लेनिनग्राड पर कब्जा करना, और आर्मी ग्रुप सेंटर का काम था मॉस्को पर कब्जा करना, और आर्मी ग्रुप साउथ का काम था यूक्रेन पर कब्जा करना। लेकिन हिटलर ये भूल गया था कि सोवियत यूनियन कितना बड़ा देश है। शुरुआत में जर्मन आर्मी को सफलता तो मिली, लेकिन फिर जर्मन आर्मी के पास रिसोर्सेज और तेल की कमी होने लगी। दूसरी ओर मौसम ने भी हिटलर का साथ छोड़ दिया। 1941 में ठंड के समय सोवियत यूनियन का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच गया, जिस वजह से जर्मनी के आर्मी टैंक पूरी तरह बर्फ में जम गए और फाइनली रेड आर्मी ने हिटलर की सेना को मॉस्को पर कब्जा करने से रोक दिया। दूसरी ओर जर्मनी की सेना नॉर्थ और साउथ के युद्ध को भी हार चुकी थी। सोवियत यूनियन पर हमला करके हिटलर ने अपनी बर्बादी को दावत दी थी। नतीजा ये हुआ कि सोवियत यूनियन ने जर्मनी से अपने इलाके को तो आजाद कराया ही, बल्कि जर्मनी के शहर बर्लिन पर भी कब्जा कर लिया और हिटलर को एक बंकर में छुपना पड़ा और अंत में हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। एक तरफ जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, तो दूसरी तरफ जापान अपनी बर्बादी की तरफ कदम बढ़ा रहा था। ये वो समय था जब जापान अपने देश को बढ़ा रहा था। वैसे तो वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चला था, लेकिन इसकी शुरुआत अलग अलग हिस्सों में पहले ही हो चुकी थी। जैसे जर्मनी दूसरे देशों पर कब्जा कर रहा था, वैसे ही जापान भी अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा करना चाहता था, ताकि जापान ग्रेट जैपनीज एम्पायर बना सके। इसलिए सन 1931 में जापान ने पहले मंचूरिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया, और फिर कुछ साल बाद जापान ने चीन पर कब्जा करने का सोचा। जैसे जर्मनी की नजर सबसे बड़े देश सोवियत यूनियन पर थी, वैसे ही जापान की नजर अब चीन जैसे बड़े देश पर थी। इसलिए सन 1937 में जापान ने मार्को पोलो ब्रिज हादसे को लेकर चीन पर हमला कर दिया और बीजिंग पर कब्जा कर लिया। यहाँ सोवियत यूनियन ने चीन की मदद करने की भी कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और 3 महीने में जापान ने चीन की राजधानी शंघाई पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन अब पूरी दुनिया की नजर जापान पर थी कि जापान गलत कर रहा है और अमेरिका को इसे रोकना चाहिए। लेकिन अमेरिका अभी भी चुप था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका को जो नुकसान हुआ था, उस वजह से अमेरिका किसी दूसरे देश की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए अमेरिका ने दूसरे देशों के साथ मिलकर जापान की आलोचना तो की, लेकिन उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन अमेरिका और जापान के बीच संबंध तब और ज्यादा खराब हो गए जब जापान ने फ्रेंच इंडो चाइना पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। और अमेरिका को इस हमले से परेशानी इसलिए थी क्योंकि उसी एरिया में फिलीपींस भी था, जिस पर अमेरिका का कंट्रोल था, और उसके ठीक नीचे डच ईस्ट इंडीज, जो अब अमेरिका की कॉलोनीज थी। इस वजह से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका में जापान के सारे एसेट्स पर रोक लगा दी और जापान को जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट होता था उसे रोक दिया, जिसकी जापान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि लगभग 94% ऑयल जापान को दूसरे देशों से ही मिलता था। और अमेरिका ने ये मांग की कि जापान चाइना और इंडो चाइना से पीछे हट जाए। लेकिन जापान के लिए पीछे हटने का मतलब था पूरी तरह हार मान जाना। इसलिए जापान ने दूसरा रास्ता चुना, जो था पर्ल हार्बर पर हमला। ये वो हमला था जिससे अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में आधिकारिक तौर पर शामिल होना पड़ा। जापान का ये मानना था कि अगर हम पर्ल हार्बर पर हमला करते हैं तो अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा और शांति समझौते की बात करेगा, लेकिन अमेरिका युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। सन 1941 में जापान ने अमेरिका के सबसे बड़े नौसैनिक अड्डे पर हमला करने की योजना बनाई और 7 दिसंबर की सुबह 7 बजते ही जापान की नौसेना ने प्रशांत महासागर के बीच हवाई द्वीप पर स्थित पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। यह हमला इतना भयानक था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 का रुख ही मोड़ कर रख दिया। जापान के 177 विमानों ने पर्ल हार्बर पर बम बरसाना शुरू किए। जापान का उद्देश्य पर्ल हार्बर को पूरी तरह खत्म करने का था। इस पहले हमले ने पर्ल हार्बर पर पार किए गए विमानों पर बमबारी शुरू की, जबकि उसी समय वहां खड़े अमेरिकी बैटलशिप जहाजों पर टारपीडो दागे गए। इस हमले के पहले 5 मिनट में 4 बैटलशिप जहाजों को निशाना बनाया गया, जिसमें यूएसएस ओक्लाहोमा और यूएसएस एरिजोना भी शामिल थे। इस हमले के 1 घंटे बाद 163 जापानी विमानों का दूसरा हमला हुआ। इन सभी हमलों में अमेरिका के 19 जहाज, 8 बैटलशिप जहाज, 300 एयरक्राफ्ट नष्ट हो गए और 2403 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 1000 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए।
लेकिन इतना बड़ा हमला करने के बाद भी जापान के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया तब वहां अमेरिका के तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद ही नहीं थे और यही गलती जापान को भारी पड़ी। इस हमले के बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कहा कि ये एक ऐसा दिन है जो बदनामी के तौर पर याद किया जाएगा और इसके बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पार्टीज की कमान संभाली। लेकिन 12 अप्रैल 1945 को राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद इस युद्ध को खत्म करना हैरी ट्रूमैन का काम बन गया। राष्ट्रपति बनने के बाद हैरी ट्रूमैन को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में पता चला। मैनहट्टन प्रोजेक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किया गया एक गुप्त प्रोजेक्ट था जिसका काम था नाजी जर्मनी से पहले दुनिया का पहला परमाणु हथियार बनाना, क्योंकि अगर परमाणु बम धूरी शक्तियों के पास पहले आ गया तो युद्ध का परिणाम कुछ और होगा। अमेरिकी सरकार के नेतृत्व में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर जैसे वैज्ञानिकों की अगुवाई में बम के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और परमाणु बम के सफल परीक्षण के बाद हैरी ट्रूमैन ने बिना किसी शर्त के जापान से आत्मसमर्पण करने की मांग की, जिसमें जापान को पूरी तरह खत्म करने की चेतावनी भी दी गई थी। लेकिन जब 11 दिनों तक जापान ने कोई जवाब नहीं दिया, अमेरिका ने एक बम वर्षक विमान से हिरोशिमा पर परमाणु हमला कर दिया, जिसमें पहले कुछ मिनटों में ही 80,000 मौतें हो गईं और 9 अगस्त 1945 को और एक बम वर्षक विमान से नागासाकी पर फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया गया, जिसमें 39,000 मौतें हुई और 25,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जिसके बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जापान की हार के बाद वर्ल्ड वॉर 2 पूरी तरह से खत्म तो हो गया, लेकिन कई सालों तक हिरोशिमा और नागासाकी के हजारों लोग बीमारियों से मरते रहे। तो दोस्तों, ये थी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले एटॉमिक बम की कहानी, जिसने जापान की आम जनता को ऐसा घाव दिया जिससे आज भी जापान के लोगों पर इसका असर देखा जा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, परमाणु बम का इस्तेमाल मानव जाति पर पहली और आखिरी बार हुआ है या आगे भी ऐसा होना संभव है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।